जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर उसी नए जोश और जुनून के साथ कक्षा 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं। और आप लोगों ने तो थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि जरूरी नहीं है भाई साहब कि ये बोर्ड वाले के लिए हो। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, लोको पायलट, एनटीपीसी, किसी की भी तैयारी करते हैं, तो आप में ये सवाल जरूर देखने के लिए मिलेंगे। मैंने खुद ये सवाल देखा है प्रैक्टिस सेट्स में। चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल है। देखिए पहले चैप्टर से है। आप लोग अगर सवाल मान लीजिए कि आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार लगा के देखिए। देखिए लिखा है कि निम्नलिखित का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। मैं एक सवाल बता दूंगा, इसमें से एक सवाल आप लगा दीजिएगा। जैसे पहला सवाल इसमें क्या लिखा है, 135 और 225। देखिए इसी का हमें निकालना है एल्गोरिथम से। अच्छा बताइए, इसमें छोटा ये बड़ा है तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा, तो मैं 135 में 225 से भाग कर दूं तो 270 हो जाएगा। तो मतलब एक बार में जाएगा ये, तो 135 हो जाएगा। बच्चा यहाँ पर जीरो, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 9 3 12 होता है, 90 हो जाएगा। तो मैं इस 225 को इतना गुण इतना प्लस इतना लिख सकता हूँ कि नहीं। तो मैं 225 को, ध्यान देगा ना, ये चरण क्या है, इसको लिख देंगे चरण 1। चरण, इसको मिटाई के लिख दे रहा हूँ, चरण 1। चरण ए में क्या करेंगे, हम 225 को क्या लिख देंगे भाई साहब, इन दोनों का गुणा प्लस इतना होता है ना। जैसे मान लीजिए कि 3 में अगर हमें 5 से भाग देना है तो 3 एकम 3। अब हमने आंसर ये सही कैसे लिखा है, इन दोनों को गुणा करके इसको जोड़ देते हैं, उसी तरह इन दोनों को गुणा करके इतना जोड़ देंगे। तो इसको 135 गुणा 1, अब प्लस क्या हो जाएगा, 90 लिखा तो 90 लिख देंगे। अब इसी चरण 2 में क्या करेंगे हम लोग, चरण ए होता है हमारा, चरण बी हो जाएगा। अब मैं इसको उठाऊंगा और इसको उठाऊंगा, तो भाई साहब इसमें बड़ा कौन सा है, 135 है। तो 135 में 90 से भाग लगाऊंगा एक बार, तो 90 से मैं 135 में भाग लगाऊंगा तो 90 दूना 180 ज्यादा हो जाएगा, तो वो एक बार में जाएगा, तो 9 एकम 90, तो 9 4 13, मतलब 45 आ जाएगा। मतलब ये कितने, मैं इस 135 को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान समझिएगा, बराबर 90 गुणा में 1, मतलब इन दोनों को गुणा प्लस 45 लिख सकता हूँ। अब चरण क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, चरण सी। अब ध्यान से देखिए, अब मैंने फिर बताया था कि इसमें बड़ा कौन सा, 45 और 90 है, तो 90 में 45 से भाग कर दीजिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, जिससे लिखा है 45 में 90 से भाग कर देंगे भाई साहब, तो कितना मिलेगा, 2 बार, मतलब ये पूरा कट जाएगा हमारा से, मतलब 45 गुणा में 2 प्लस 0 लिख सकता हूँ मैं। तो मैं इसे 90 को क्या लिख सकता हूँ, 45 गुणा में 2 प्लस 0। अब देखिए, जब कभी भी आप भाग दे रहे हैं, एल्गोरिथम लगा रहे हैं, तो जब कभी भी आपका शेषफल 0 आ जाए, जब कभी भी आपका शेषफल 0 हो जाए, तो इतना याद रखिए कि 0 के नीचे वाला, 0 के सटीक ऊपर वाला हमारा आंसर होता है। देखिए हमारा 0 के ऊपर कौन सा दिख रहा है, 45। तो इसका एचसीएफ क्या मिलेगा भाई साहब, हमें 45 मिल जाएगा। देखिए मैंने तो ये बढ़िया विधि लगाया, आप लोग तो आ रहा होगा तुरंत लगा दिए होंगे, भाग विधि से चाहे गुणनखंड विधि से तुरंत लगा दिए होंगे, लेकिन ये 10 के लिए है तो थोड़ा सा मुझे विधि बताना होगा। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। ये छोटा सवाल था भाई साहब, आज के भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। देखते हैं दूसरे सवाल कौन से हैं। देखिए लिखा है कि शून्य के, लिखा है इसका जांच करना, लिखा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। मतलब शून्य की ज्ञात करना है, क्या हमने सही लगाया है कि सवाल गलत लगाया, वो भी हमें जांच करना है। जैसे ध्यान से देखिए, पहला सवाल में क्या लिखा है, इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये सवाल हमारा है। इसको हमें कर रहा है कि क्या ये सवाल सही, मतलब इसका हमें शून्य ज्ञात करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, और जो हमने निकाला क्या वो सही बात है, उस पर जांच भी करना है। तो लगा दीजिए, कितना आसान सवाल है। इसको तुलना करेंगे, पेपर लिखेंगे, गुणनखंड कर देंगे, तो यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 कर देंगे। तो इसका गुणनखंड कर देंगे, तो 8 कम 8 का गुणनखंड करेंगे, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए।
तो 4 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। दोनों में हमें यक्स कॉमन दिख रहा है, तो यक्स माइनस 4 एक कोष्टक में, यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर यक्स माइनस 2 चौको 8 बराबर मिलेगा 0। यहाँ से दोनों में हमें यक्स माइनस 4 कॉमन दिख रहा है, तो यक्स माइनस 4, और यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस 2 है तो यक्स प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए मैं यदि ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में खत्म हो जाएगा, तो लिखेंगे यदि यक्स माइनस 4, लिखो उसी तरह, हाई गुणा में इधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो यक्स बराबर क्या मिलेगा हमारा 4। लिखेंगे यदि हाई, देखिए यक्स प्लस 2 उसी तरह लिखिए, हाई दो हाई गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यक्स बराबर क्या मिलेगा हमारा -2। अब ध्यान से देखिए, मैं पहले वाले यक्स को देखिए, यहाँ पर यक्स की जितनी घात होती है यक्स का हमें उतना मान मिलता है, यहाँ पर 2 घात है इसलिए यक्स का 2 2 मान मिला है, इसलिए इस चैप्टर का नाम द्विघात है, इस सवाल का नाम द्विघात समीकरण। इसको मान लेंगे अल्फा, और इसको क्या मान लेंगे भाई साहब, हम बीटा मान लेंगे, ठीक। अब हम जानते हैं जांच करने पर ना, सवाल में तो ये भी कर रहा है कि जांच कीजिए, तो निकालेंगे यहाँ पर जांच करने पर, जांच करने पर हम जानते हैं सवाल हमारा क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसको तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, क्या कर देंगे तुलना कर देंगे, तुलना कर देंगे तो यहाँ पर a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर -2 मिल जाएगा, और c बराबर क्या मिलेगा हमें -8 मिल जाएगा। और हम जानते हैं चूंकि कि अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए। क्या ये सही बात है, अगर दोनों आ जाएंगे तो सही बात है। अल्फा का मान हमारा कितना है 4, प्लस बीटा का मान कितना है हमारा -2 बराबर माइनस बी का मान कितना है -2, और बटा में ए का मान कितना 1 है, तो 1 देखिए दोनों बराबर है, तो देखिए 4 है तो 4 प्लस 2 बराबर जाएगा, माइनस माइनस गुणा करें तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 4 में से यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 घटा देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा 2 बराबर 2। तो मतलब कि हमने सवाल क्या लगाया, सही लगाया जांच करने पर। तो ये तो योगफल है, हम निकालेंगे यहाँ पर गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है। देखिए क्या हमने सही सवाल लगाया सी बाई ए, तो अल्फा का मान सवाल में हमारा कितना है 4 है, और बीटा का मान हमारा सवाल में कितना था -2 था, और सी का मान सवाल में कितना है -8 है, और ए का मान सवाल में कितना 1 है। क्या दोनों बराबर हैं, तो 4 दूनी -8 बराबर -8। हाँ ये दोनों भी क्या है बराबर हैं, मतलब कि हमारी क्या हो गई जांच हो गई कि मैंने यह सवाल, मतलब ये हमने जो सवाल लगाया है एकदम 100% सही है। देखिए जब कभी भी आपको देगा द्विघात समीकरण तो कहेगा कि जांच कीजिए क्या ये सत्यता, मतलब अपने उत्तर की जांच करना है, तो हम लोग इसी तरह अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए सूत्र लगा देंगे, और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, इस तरह लगा देंगे। देखिए उतार लीजिए, काफी अच्छे सवाल है ये। आप लोग के सवाल में क्या आएगा, देखिए जो तैयारी करते हैं उनमें क्या आएगा, ये सवाल देगा इनके मूलों का योगफल क्या कीजिए, तो मूलों का योगफल एक्स वाई निकालने की जरूरत नहीं, सीधे आप लोग रखेंगे बी बाई ए का आंसर डेट मिलेगा। कहेगा कि इसके मूलों का गुणनफल क्या कीजिए, तो सीधे लगाएंगे सी बटा ए, आंसर मिल जाएगा। भाई साहब ये मैं आप थंबनेल बहुत सोच समझ कर लिखा गया है कि इसमें तैयारी भी आप करते हैं, तो आपकी तैयारी की जितनी मैथ होती है, जितनी मैथ का द्विघात समीकरण अगर हम पढ़ रहे हैं, तो द्विघात समीकरण में जितने टाइप बनते हैं वो सवाल आपको सब आने चाहिए, मैं सब आपको करवाऊंगा। देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए ये लिखा है, ये अभी द्विघात समीकरण से चैप्टर से है, करेंगे दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 182 है। लगा दी, अरे यार कितना आसान सवाल है, लगाइए इसे, वीडियो पॉज करिए, पहले वीडियो पॉज करिए, नहीं करेंगे मत करिए, मैं लगा दे रहा हूँ। देखिए दो धनात्मक, देखिए दो क्रमागत है ना, धनात्मक पूर्णांक करा है, तो माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक मैं मान लेता हूँ कितना हमारा, माना पहला पूर्णांक x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक हमारा हो जाएगा x प्लस 1। अब x प्लस 1 क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि सवाल में कर रहा है क्रमागत, और जब भी सवाल में भाई साहब को अधिक क्रमागत ज्ञात करना है तो हम हमेशा +1 कर देते हैं। अब कह रहा है कि जिनके वर्गों का जो कितना लिखा है
365 लिखा है, तो इनके वर्गों का योग कर दीजिए। 365 लिख लेंगे यहाँ पर, इसलिए इनके वर्गों का योग यक्स का स्क्वायर और यक्स प्लस 1, इनके वर्गों का योग कितना लिखा है सवाल में? लिखा है 182 लिखा है, नहीं, इनके वर्गों का योग 365 है। कितना लिखा है सवाल में? 365 रहेगा, वहां पर 182 नहीं रहेगा। 182 नहीं है, 365 ही है शायद। एक मिनट, सवाल में मिला दे रहा हूँ, लग रहा है सवाल में मिसप्रिंट हो गया है। दो धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 182 है। 365 होगा, 365 होगा, 182 नहीं होगा, वहां पर काट लेंगे, आप लोग वहां पर एडिटिंग करके दिखा दिया जाएगा। 365 ही हो जाएगा, 365 हो जाएगा। अब कटा लगा दीजिए सवाल। ए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या मिलेगा? यहाँ पर 365 लिखा तो 365 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा 2x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2x लिखा है तो प्लस 2x। देखिए ये एक्स 364 65 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो +1 माइनस 365 लिखा तो 365 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 हो जाएगा, घटा देंगे। अब देखिए सब में 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस यहाँ से काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18 दूना 36, 2 182 हो जाएगा बराबर 0। अब लगा दीजिए सवाल इसी में। देखिए ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 182 हो और जोड़ने घटाने पर बार 1 आना चाहिए +1 में। तो मैं 182 का गुणनखंड कर दे रहा हूँ, तो गुणनखंड कर दीजिए। तो 8 2 10 11, 2 से कटा 2 9 18 और 2 कम 2, 13 से कटा देंगे, 13 7 91, 7 से कट जाएंगे, 13 7 91, 7 7। तो देखिए हो जा रहे हैं क्या, 7 दूनी 14 और 13, हाँ देखिए 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 भी आ जा रहा है और गुणा करेंगे तो 182 हो जा रहा है। तो मतलब हमारा गुणनखंड बनेगा 14, ठीक क्या बनेगा? 13 करे बनेगा। तो एक्स स्क्वायर आप प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 लिखा है तो बराबर 0 कर देंगे। देखिए यहाँ से x 14x आ रहे हैं, हमें यहाँ से x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 14 आ जाएगा। हम बस हम माइनस 13 कॉमन लेंगे तो अब क्या मिलेगा? x प्लस माइनस माइनस जाएगा प्लस। देखिए 13 कम 13, अब बचेगा कितना? 5 13 चौक 52, तो 14 हो जाएगा यहाँ पर बराबर क्या मिलेगा? 0। जब कभी भी दोनों डब्बा बराबर आ जाए तो आपका सवाल 100% सही होता है, इतना याद रखिए। x प्लस 14 कॉमन लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि x प्लस 14 बराबर, हाई देखिए गुणा में हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या मिलेगा हमारा? -14। अच्छा सवाल में कह रहा है कि धनात्मक संख्या ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर तो ये अमान्य हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा क्योंकि ये तो माइनस में है। लिखेंगे यदि 3 x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा हमें? 13। तो हमें पूर्णांक क्या, अगर हमसे दोनों पूर्णांक पूछता तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाता? 13 और क्या मिलेगा? 13 प्लस 1 बराबर क्या मिलेगा? 13 और 14, इधर राइट आंसर। काफी अच्छा सवाल उतार लीजिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो फिर एक बार भाई साहब लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब, चाहे उतार लीजिए इसे, बोर्ड के दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल, और जरूरी नहीं है कि बोर्ड में आए, ये आपके पेपर में भी आ सकता है। आप एसएससी, डिफेंस, रेलवे किसी की तैयारी करते हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, किसी की तैयारी करेंगे, आप में ये सवाल टपक जाएंगे, तब याद करेंगे कि अरे यार काश देख लिए होते। देखिए लिखा है क्या, कहा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 101/3 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल लगा दीजिए, कितना आसान सवाल है, जैसे जैसे सवाल में कर रहा है उसे कर दीजिए। क्या करा देखिए ध्यान से, कोई रहमान है तो माना रहमान की वर्तमान में पूछा है तो माना रहमान की वर्तमान
आयु, मान लीजिए यक्स है। अब प्रश्नानुसार क्या करा है कि 5 वर्ष बाद, अरे करा है 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद आयु का योग कितना लिखा है, 1/3 लिखा है। अच्छा बताइए, यदि वर्तमान में आयु यक्स है तो 3 साल पहले कितना करा होगा, x-3 करा होगा, और उसका सवाल करा व्युत्क्रम। तो ध्यान से समझिएगा, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखा है क्या सवाल में कि 3 वर्ष पहले, मतलब कि 3 वर्ष पहले मतलब x-3 और उसका व्युत्क्रम सवाल में करा, तो 1/x-3 हो जाएगा। और करा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद करा है मतलब 5 जोड़ देंगे इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा, और उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/x+5 हो जाएगा। का योग कितना लिखा है सवाल में, लिखा है 1/3 लिखा है। क्या लिखा है, 1/3। सवाल खत्म, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हल कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, तो x-3 एक कोष्टक में हो जाएगा हमारा, हो जाएगा एक कोष्टक में x+5। यहाँ से एक कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x+5 का x+5 प्लस इससे कट जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा x-3 बराबर क्या मिलेगा, 1/3। देखिए x यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर 2x मिल जाएगा, 5 में से 3 घटा दें, यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। अब बटा में तो इसका देखिए मैं गुणा कर दे रहा हूँ, x में x से गुणा करें तो x², x में 5 का गुणा करें तो यहाँ पर मिलेगा 5x, 3 का -3x मिल जाएगा, और -5 से 15 मिलेगा तो 15 उसी तरह है, बराबर 1/3 है तो 1/3। देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर मिलेगा, देखिए 3 का इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, ध्यान समझिएगा, 5 में से 3 घटा दें, यहाँ पर मिलेगा 2x, तो मतलब +2x मिल जाएगा, और इसका एक में गुणा करेंगे तो सवाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो x², 5 में से 3 घटा दें, यहाँ पर 2x, और यहाँ पर -15 जाए तो यहाँ पर -15 हो जाएगा, बराबर 3 का इसमें गुणा करें तो 6x हो जाएगा, और 3 दूनी +6 हो जाएगा, तो +6 कर देंगे। हल कर दीजिए, तो x² i +2x इधर जाएगा तो -6x हो जाएगा, i -15 उसी तरह, i इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। -15 है उसी तरह, i प्लस इधर जाएगा तो -6, सही है। x², 2 में से 6 घटा देंगे तो -4x, और 15 6 कितना था, -21 होता है शायद, बराबर 0। अब गुणनखंड कर दिए, सीधे दिख रहा है कि 7 तरीके किस होता है ना, तो 7 और 3 दिख रहा है, 7 3 का अंतर -4 हो जाएगा, गुणा करेंगे 21 भी हो जा रहा है, तो x² -7x प्लस 3x -21 बराबर 0। यहाँ से लेंगे x काम लेंगे तब x-7 हो जाएगा, यहाँ पर +3 काम लेंगे तब हो जाएगा x-3 7 21 बराबर 0। यहाँ से कामन लेंगे तो यहाँ x-7 एक कोष्टक में कामन जाएगा। मैंने बताया था जब कभी भी ये बराबर हो जाए तो भाई साहब हमारा आंसर सही होता है, सवाल सही है, मतलब x+3 एक कोष्टक में हो जाएगा तो x+3 एक कोष्टक में हो जाएगा, बराबर 0। देखेंगे यदि x-7 उसी तरह रखेंगे, हाई गुणा में हो जाएगा तो भाग में खत्म हो जाएगा, तो x बराबर क्या मिलेगा, 7। अच्छा बताइए, x बराबर 7 है, ठीक है, यदि x+3 उसी तरह रखेंगे, हाई गुणा में हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा खत्म, तो x बराबर क्या मिलेगा, -3। क्या कभी आपने किसी की उम्र माइनस में देखी है, क्या मैं -20 साल का दिखता हूँ, नहीं, तो ये क्या अमान्य है, माइनस कभी हो नहीं सकता, ये अमान्य हो जाएगा। तो उसकी जो उम्र है कितनी हो जाएगी, उसकी जो एज है 7 ईयर हो जाएगी। 7 ईयर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उतार लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो मन कर दीजिए कर दीजिए, लेकिन उतार जरूर लीजिए, समझ जरूर लीजिएगा, क्योंकि भाई साहब ये सवाल इसी तरह नहीं आते हैं, काफी अनुभव के साथ आते हैं, देखना पड़ता है कि कौन कौन से पेपर कैसे कैसे हुए हैं, और उनके उनके आधार पर प्रश्न देख कर लाना पड़ जाता है। अगर आप तैयारी भी करते होंगे ना तो आप इस सवाल की वैल्यू समझते होंगे कि ये सवाल कितने इंपॉर्टेंट हैं। देखिए मैं अगला सवाल देख लेता हूँ। ये हो गया है, 1/3 हो गया है। हाँ देखिए ये सवाल 100% आपके पेपर में आएगा, लिख लीजिए कि आएगा ना, चाहे बोर्ड वाले रहे, चाहे ग्रुप डी वाले रहे, चाहे एनटीपीसी वाले रहे। लिखा है कि सवाल में कहेगा कि कोई समीकरण दे दिया रहता है और कहेगा कि
इसके मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। भाई साहब मैंने खुद पेपर दिया है, मतलब पेपर तो वास्तव में नहीं दिया, लेकिन मैं खुद टेस्ट लगाता हूँ, उस पर मैंने सवाल हूबहू देखे हैं। लिखा है कि प्रत्येक के का मान ज्ञात करना जिसमें मूल बराबर है ना, आप लोगों को सवाल में दिख रहा होगा। पहला सवाल में क्या लिखा है इसमें, 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 है। सवाल में कह रहा है कि इसके मूल बराबर है। भाई साहब मूल बराबर है मतलब क्या है, विविधकर का मान क्या है भाई साहब, इसमें 0 है। विविधकर का मान देखिए क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या कर देंगे 0, यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा तुलना कर देंगे, ax का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम लोग क्या कर देंगे, इसे तुलना कर देंगे, तो a बराबर हमें क्या मिलेगा 2, b बराबर हमें मिलेगा k, यहाँ पर c बराबर क्या मिलेगा हमें 3। अब मान लीजिएगा यहाँ पर लिखेंगे, सवाल में कर दिया चूंकि मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है, बराबर है। देखिए मूल बराबर है तो डी बराबर क्या होता है भाई साहब 0 होता है, तो डी का मान होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या कर देंगे 0। तो बी स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर, हाई माइनस 4 इधर जाएगा तो प्लस 4ac हो जाएगा। अब ले जाकर इसी में रख दीजिए, के स्क्वायर है तो यहाँ बोलेंगे के स्क्वायर बराबर 4 है, तो 4 ए का सवाल में मान कितना है 2 है, और सी का मान कितना है 3 हो जाएगा, तो 3 कर देंगे। तो के स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पर के का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 4 दूनी 8 24 हो जाएगा। और मैं 24 को क्या लिख सकता हूँ, 8 6 चौको 24 6 6, यहाँ पर 6 का वर्ग 6 गुणा में 4, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 कड़ी में 6 फंस जाएगा, उसी तरह रख देंगे। लेकिन ये प्लस माइनस दोनों में होगा, हम जानते हैं कि कड़ी का मान जो भी आता है वो प्लस माइनस दोनों में आंसर होता है। और इसका आंसर क्या मिलेगा, के का मान प्लस माइनस 2 कड़ी में 6 इज द राइट आंसर। देखिए मैं आप लोग को ये सवाल तो मैं लगवा दिया, करवा दिया एकदम सेम। इसी पर एक सवाल मैं आपको और दिख रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो सवाल मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे वो सवाल लगाकर भेजेंगे। भाई साहब ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना याद रखिए, भर्ती परीक्षा वाले के लिए तो और इम्पोर्टेंट है, चाहे रेलवे रहे चाहे कोई भी रहे, हर पेपर में आते हैं ये सवाल मूल वाले। तो अंतर क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हमें सूत्र नहीं याद है, देखिए इसमें सूत्र की कोई जरूरत ही क्या है यार, एक चीज तो बस याद रखना है, बी जब मूल बराबर है तो डी बराबर 0 होता है बस, और डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, सवाल खत्म। देखिए कुछ लोग हम देखते हैं अपने कोचिंगों में, पता चलता है कहते हैं कि हम लोग का एडवांस मैथ कमजोर है, हमने नहीं पढ़ा है, ऐसे ऐसे। अरे भाई साहब कुछ नहीं होता है, कमी अपने में होती है, हम लोग पढ़ते नहीं है और दोष देते हैं कि अरे हम लोग का मैथ कमजोर है और हम लोग को आता नहीं है। देखिए दोष देने से कुछ नहीं होता है, आप इसे स्वीकारिए कि मेरी कमी क्या है, आप उससे पढ़िए स्वीकार करके। देखिए मैं आपको एक होमवर्क इसी पर दे रहा हूँ, देखिए लिखा है क्या, समांतर श्रेणी सवाल है। समांतर श्रेणी तो भाई साहब हर सब पेपर में आते हैं समांतर श्रेणी। लिखा है कि एक, हाँ लिखा है 8 के प्रथम 15 गुणकों का गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज है ना, तो 8 के प्रथम गुणज 15 गुणज लिख दीजिए, 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 8 के 8 दूसरा 8 चौक 32, करते करते कहाँ तक ले जाना है हमें, सबका योग निकालना तो सबका योग कर देंगे। और कहाँ तक निकालना है हमें, सवाल में कह रहा है हमें 15 गुणज, तो कहाँ तक निकालना है 15 पदों तक निकालना है, तो 15 पदों तक समांतर श्रेणी दिख रही है। यहाँ पर ए का मान सवाल में कितना हो जाएगा हमारा 8, डी का मान क्या हो जाएगा हमारा सार्व अंतर होता है, 16 में से 8 घटा देंगे तो 16 माइनस 8 हो जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 16 में से 8 घटाएंगे कितना मिलेगा 8, ए का मान और 8 का मान पता चल गया हमें डी। अब समांतर श्रेणी में कोई भी पद निकालने से पहले पता होना चाहिए आपको ए और डी का मान पता होना चाहिए। यदि आपको ए और डी का मान पता है तो सवाल आप लगा सकते हैं, निकालेंगे यहाँ पर, चूंकि n बराबर पदों की संख्या दे दिया हमें ना, n बराबर 15 लिख दिया है, हमसे कर इनका योग ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं यस एन बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो सूत्र होता है n पदों का योगफल।
भाई साहब हमें तो निकालना है 15 पदों का योगफल, तो n बराबर क्या रखेंगे 15 रखेंगे। जब रहेंगे 15/2 और 2 a का मान सवाल में कितना है यहाँ पर 8 प्लस n-1 मतलब 15-1 हो जाएगा। और d का मान है तो कितना सवाल में 8 लिखा, तो 8 सवाल में दे दिया है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 15/2, 8 दूनी 16 प्लस 15 में से घटा देंगे 14, 14/8 कितना होता है 128 होता है। 8 चौक को 8 चौक 3, 8 112 होता है। यहाँ पर जगह 15/2, यहाँ पर जगह 6 2 8 11 1 12 128 हो जाएगा। 2 से काट देंगे 2 6 12, 2 चौक को 8, तो 15 में 64 गुणा कर देंगे तो 15 चौक को 60 को 0 हासिल 6, अब 15 6 को 90 6 96 मतलब 960। मतलब कि 8 के प्रथम 15 गुणकों का योग कितना मिलेगा हमें आंसर 960 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए अगला सवाल, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। आप लोग, मैं यहाँ पर जितना सवाल मैं बता रहा हूँ उससे वीडियो पॉज करिए और एक बार भाई साहब अपने से सवाल लगाइए, तभी आप अपने मतलब की तैयारी का आंकड़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना आता है। क्योंकि जानते हैं सभी 9-10 के मैं पूरे एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूँ और एनसीईआरटी सवाल तो डायरेक्ट छप जाते हैं पेपर में। देखिए अगला सवाल क्या है, मैं देख ले रहा हूँ अगला सवाल कौन सा है। एपी के, हाँ देखिए लिखा है, सैलरी लिखा है एपी के 11,852 का एक पद -150 है, क्यों? हमसे पूछा क्यों है, हम अब पहले तो निकालें तो पता चलेगा ना कि क्यों है। कारण हम दे देंगे, पता चलेगा, कारण पता नहीं है क्यों, हम लोग बस परेशान है। लिखा है क्या एपी, लिखा है कोई, लिखा है क्या 11,8 5 5 यार करेगा 2 करते करते का एक पद कितना है, कितना लिखा है का एक पद -150 है, का एक पद -150 है, का एक पद -150 है। अब -150 है नहीं है वो तो बात की बात है, वो है सवाल में कह रहा है क्यों है, तो ध्यान से देखिए हम निकाल देंगे, वही सवाल है। एक पद तो मान लीजिए जन्म पद है, यहाँ पर एक मान सवाल में कितना हमारा हो जाएगा 11, डी का मान हो जाएगा 11, 8 में से घटा देंगे तो 11, तो 8 -11 हो जाएगा। सो इसमें से हमेशा घटा देते हैं इसको, 8 में से 11 घटा देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा -3। एक मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, और कह रहा है कि एक पद -150 है, तो कौन सा पद है, मैंने मान लिया नवा पद हो जाएगा, जानते इसलिए नवा पद, नवा पद -150 माना तो 150 हो जाएगा। अब सवाल में लगा दीजिए, हम जानते हैं चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का मतलब नवा पद मैंने माना है 150, और यहाँ पर ए का मान सवाल में कितना 11 प्लस n-1, तो कौन सा पद हमसे पूछा था, मान लिया कौन नवा पद है, और डी है तो डी का मान कितना हमारा -3 लिखा, तो -3 हो जाएगा। देखिए ध्यान से इधर जाएगा तो ये घट जाएगा, तो -150 ही हो जाएगा, -11 अब प्लस बराबर क्या मिलेगा -1 बटा -3 लिखा था -3। यहाँ पर हो जाएगा देखो 50 10 60 161 हो जाएगा, तो -161 हाई मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहाँ पर -1 लिखा था -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से, मैं 6 2 8 ये 3 से 9 में भाग हो रहा है, मतलब ये आएगा 3 5 15 एक 16 हो जाएगा, 3 3 मतलब 53 समथिंग कुछ आएगा भाई साहब। अच्छा एक बात बताइए, 53 कुछ आएगा और ये -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 54 समथिंग कुछ आएगा, तो मतलब ईएन का मान हमारा हो जाएगा 54 पॉइंट, मान लीजिए डब्बा में से कुछ भी आए। तो एक बात बताइए, अगर आपको गिनती गिनने के लिए कहा जाए तो ऐसे गिनते क्या 1 2 2.5 पौने 3 4 4.5 5, मतलब आप गिनती गिनते हैं तो कभी भी उसमें मतलब कि दशमलव वाली संख्या नहीं लेते। जैसे हमें लड़के गिनना है
तो हम क्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 20 25 30 35, हम थोड़ी गिनेंगे कि 1.5 लड़के थे, 2.5 लड़के थे। तो मतलब क्या हमारे पदों की संख्या कभी भी भिन्न में नहीं आती है। तो इसमें यन यन बराबर रहेगा 54 दशमलव। तो ये कौन सा पद है, 54 दशमलव पद। मतलब इस सवाल का कोई भी पद 150, इस सवाल के पूरे पद में कभी -150 आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे का इसका एक पद -150 क्यों है, यहाँ पर लिखेंगे नहीं है ना। देखिए यहाँ पर एपी का -150 का कोई पद नहीं है। क्या है, कोई पद नहीं है। सुंदर सुंदर राइटिंग लिख देंगे, सवाल खत्म। ये हो सकता है आप लोग भुलवाने के लिए आ जाए कि इसका क्या कि 150 पद, इसका कौन सा पद 150 हुआ है। भाई साहब इस सवाल में हम निकाल नहीं सकते, इतना याद रखिए, क्योंकि पदों की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं आती है, वो हमेशा पूर्णांक होता है। देखिए अगला सवाल क्या है, मैं देख ले रहा हूँ अगला सवाल कौन सा है। मूल वाला हो गया। देखिए एक विभाजन वाला सूत्र है। लिखा है कि बिंदु 3 का -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, सबके लिए इंपॉर्टेंट ये सवाल है, इतना याद रखिए। ये सवाल भाई साहब कोई पेपर नहीं बचा होगा जिसमें सवाल नहीं आते होंगे, निरंक ज्यामिति। देखिए अगला सवाल, इसमें लिखा है क्या, बिंदु लिखा है ना। देखिए मैं इसको आप लोग को M1 M2 वाले नियम से नहीं लगाऊंगा, आपको कहीं सूत्र याद नहीं होता है। मैं आपको λ1 के अनुपात मानकर बताऊंगा, जैसे मैंने खुद पढ़ा है, जैसे मैंने खुद तैयार की थी। खटाखट आंसर आएगा। और ये खुशी की लिए बात ये है कि ये नियम बोर्ड वाले भी लगा सकते हैं। मैंने देखा है कि एनसीईआरटी में उसने K/1 मान के लगाया, तो हम लोग λ1 रेशियो मान लेंगे। लिखा है चौथा सवाल, इसमें लिखा है बिंदु लिखा है -3, 10 और क्या लिखा है, 1 मिनट सवाल गायब हो गया। -3, 10। हाँ और लिखा है 6, 8, 6, -8 लिखा है। क्या लिखा है, -8 लिखा है। को बिंदु, मान लीजिए यहीं पर बिंदु है वो, एक -1, 6 है, किस अनुपात में विभाजित करता है भाई साहब। मतलब मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और ये मान ले पी है ना। तो ये जो रेखा है उसे बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लेंगे कि इसको λ/1 में विभाजित करता है, λ/1 में। तो देखिए यहाँ पर हम सीधे λ/1 का मान डायरेक्ट निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर आप लोग को सूत्र नहीं याद है ना, ध्यान समझिएगा, मैं इसको मानूंगा x1, इसको y1, इसको x2 और इसको क्या मानूंगा y2, m1 इसको क्या मानूंगा m2। देखिए अगर जिसको सूत्र लगाने का मन करे लगा सकता है, वे मैं सूत्र ही मतलब मैं सूत्र से देखो बता दे रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर जो p का निर्देशांक क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, m2 x1 प्लस m1 x2, और बटा में क्या होता है m1 प्लस m2 होता है। ये x के लिए था, और y के लिए क्या हो जाएगा m2 y1 प्लस m1 y2 बटा में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक। और ये देखिए p का निर्देशांक लिखा है -1 लिखा है, तो -1, 6 लिख देंगे हम लोग भी। अब सवाल खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ले जाकर लिख देंगे। m1 का मान, m2 का मान कितना, 1 है, और गुणा में x1 का मान कितना है -3 लिखा है, तो -3 हो जाएगा। m1 का मान सवाल में कितना है -1 लिखा है, तो -1 हो जाएगा। और x2 का मान सवाल में कितना है 6 लिखा है, तो 6 हो जाएगा। और बटा में m1 प्लस m2 मतलब λ+1 है, तो λ+1 बराबर। देखिए इसको हम नहीं लिखा लेंगे, तब पर भी हम इसका तुलना करके डायरेक्ट दिखा सकते हैं। m2 तो सवाल में कितना मान है, देखिए यहाँ पर 6, गुणा में y1 का मान सवाल में कितना है 10, प्लस m1 का मान सवाल में कितना है
यम1 का मान है लेमडा, यम1 का मान कितना है लेमडा है, और y2 का मान सॉल्व में कितना है -8 लिखा तो -8 हो जाएगा, और बटा में यम1 प्लस यम2 मतलब लेमडा प्लस 1 लिखा तो लेमडा प्लस 1 कर देंगे। देखिए हम तुलना करेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे, हमें या तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए या फिर इन दोनों को बराबर कर दीजिए, हमारा आंसर दोनों से आ जाएगा। तो मैं इन दोनों से बराबर कर दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मान लेंगे लेमडा 0.7 में, तो यहाँ पर -1 बराबर क्या मिलेगा हमें, 3 का -3 हो जाएगा, अच्छा 1 का -6 मिल जाएगा, और बटा में लेमडा प्लस 1 लिखा तो लेमडा प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो माइनस लेमडा -1 बराबर हो जाएगा -3 -6 हो जाएगा, मतलब -9 कर देंगे डायरेक्ट। ठीक, -6 -3, 1 मिनट में सवाल देख रहा हूँ। -1 6, देखिए मैं एक बार सवाल मिला दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं गलत कर दिया है। मेरा सवाल तो सीखा है, -6 का मैं एक सही तो है, -1 -1 -6 -1, यहाँ पर लेमडा का मान हमारा आंसर आ रहा है 8 आ रहा है, और सवाल में लिखा है 2 -7। देखिए लग रहा है मैंने कहीं सवाल में गलत किया है, मैं एक बार सवाल मिला दे रहा हूँ। ये इसके बराबर कर देंगे तो ये इसका बराबर हो जाएगा, तो लेमडा 1 का गुणा कर देंगे, और इसका -1 बराबर हो जाएगा -3 -6। अरे देखिए यहाँ पर ध्यान से, यम1 का मान हमारा लेमडा हो जाएगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर -1 गलती से लिखा है, यहाँ पर लेमडा हो जाएगा, यम1 का मान हमारा लेमडा हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर लेमडा की जगह लिखा था, बस लेमडा हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर सवाल हल कर दीजिए, मैं भी कर रहा हूँ सवाल, कहाँ रोका गया। -1 बराबर हो जाएगा, ध्यान समझिएगा -3, इसको गुणा करेंगे तो -6 लेमडा, और बटा में जगह लेमडा प्लस 1 लिखा तो लेमडा प्लस 1 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस लेमडा -1 बराबर हो जाएगा -3 -6 लेमडा हो जाएगा। हल कर दीजिए, तो देखिए इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6, अरे यार यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पर प्लस ही रहेगा, तो लेमडा में 6 गुणा करेंगे तो अब क्या मिलेगा, +6 लेमडा मिल जाएगा मेरा, +6 लेमडा। तो देखिए उधर जाएगा तो -3, यहाँ पर जाएगा -1, इधर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, बराबर 6 लेमडा पहले से था, उधर जाएगा तो प्लस लेमडा हो जाएगा। देखिए 3 में से घटा देंगे, अब क्या मिलेगा, 2 बराबर क्या मिलेगा 6, एक 7 लेमडा मिल जाएगा। हमें लेमडा का मान निकालना है, तो ये 7 है, एक गुणा में लगे तो भाग में हो जाएगा, तो 2/7 हो जाएगा हमें। अब ध्यान देखिए, हमने तो सवाल माना था लेमडा रेशियो का, अब बटा में तो हम मान सकते हैं, तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा रेशियो का मान लेमडा रेशियो बराबर क्या मिलेगा 2/7, और 2/7 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए आप लोग को अगर ये सूत्र मान लीजिए कुछ नहीं याद होगा, मैं और तरीका बता रहा हूँ, अगर ये मान लीजिए कि आप लोग को सूत्र नहीं याद हो रहा है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। मैं मिटा दे रहा हूँ सवाल को, मैं तुरंत बताऊंगा तुरंत खट से सवाल कैसे लगता है। देखिए मान लो कि इतना हमें सूत्र पुत्र नहीं याद है, और सूत्र मान लो वो इसी से बनता है, इसका देखिए ध्यान से, इसका पहले में मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और बटा में इन दोनों को जोड़ देंगे, और वो किसके बराबर कर देंगे, -1 के बराबर कर देंगे, तो इसका 1 में गुणा करें तो -3 हो जाएगा, लेमडा का 6 में गुणा करें तो क्या मिलेगा, +6 लेमडा, और बटा में क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो लेमडा प्लस 1 हो जाएगा, तो लेमडा प्लस 1, और बराबर ये किसके बराबर -1 के बराबर, तो -1 कर देंगे। देखिए ये सवाल लग जाएगा, इतने में खत्म है। हल कर देंगे तो -3 + 6 लेमडा, अब बराबर गुणा कर देंगे, माइनस लेमडा -1 हो जाएगा। देखिए 6 इधर जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लेमडा 6 कितना मिलेगा यहाँ पर 7 लेमडा, और बराबर हो जाएगा तो क्या मिलेगा 2, तो लेमडा बराबर क्या मिलेगा 2/7। हमारा आंसर भी तो वही पर आया था, 2/7। कुछ नहीं करना है कि इसका पहले का इसमें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ के -c के बराबर कर देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। आप लोग लग रहा है कि नया नया तो बहुत बड़ा है, बड़ा कुछ नहीं है, आप लोग इस पर प्रैक्टिस मारिए हो जाएगी। सवाल दुनिया में कुछ नहीं बड़ा होता है। देखिए अगला सवाल है,
सवाल तो लग रहा है कि मैंने इम्पोर्टेंट करवा ही दिए हैं। चलिए एक सवाल आप लोग को होमवर्क दे दिया जाए क्या? होमवर्क दे दिया जाए आप लोग एक सवाल। चलिए एक सवाल वाला आप लोग होमवर्क ले लीजिए ना। एक सवाल आप लोग होमवर्क ले लीजिए, इतना 40 मिनट का वीडियो बहुत है। ले लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए एक ठोस बेलन दिख रहा होगा। मैं एक सवाल इससे इससे पहले वाली वीडियो में एक और सवाल का होमवर्क दिया हूँ, और मैं इस सवाल दे रहा हूँ आप लोग को होमवर्क। ये भी हमको आंसर बता दीजिएगा आप लोग। अब देखिए ये सवाल ना अगर आप लोग लगा लिए तो मैं जानूंगा कि मतलब आपके लोग की पढ़ाई मतलब थोड़ी में दम है, थोड़ी से मतलब दम है। क्योंकि ये जो बेलन का जो दिख रहा है, बेलन है शायद है, बेलन वाला, और दिख रहा है गड्ढे वाला। भाई साहब इसमें पता है कि अच्छे अच्छे लोग गलत कर देते हैं। पता चलेगा कि गड्ढा खन के निकाल दे रहा है तो पता चलेगा कि क्षेत्रफल बढ़ जाता है, घट जाता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। इसको मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसे लगा कर आइएगा जरूर। आप लोग इस सवाल को जरूर बताइएगा मुझे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और भाई साहब इसे सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब तो नहीं करते हैं। मैंने देखा कि अगर मतलब कि मैंने डिटेल में देखा कि अगर जितने लोग वीडियो देखते हैं अगर उतने लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग की जो मेंबर सदस्य हैं, सब्सक्राइबर्स, थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं एक फिर बता दे रहा हूँ कि अगर किसी के दिमाग में ये होगा कि ये बोर्ड के लिए बस है, हमारे लिए नहीं है, तो भाई साहब अगर आप तैयारी करते हैं तब आप लोग को तैयारी का पैटर्न का पता नहीं है, तब आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। मैं बता दे रहा हूँ कि भाई साहब डिट्टो सवाल आते हैं यहाँ पर बोर्ड के, चाहे रेलवे, जानते हैं, खासकर निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, शंकु गोलायतन, ये कन्फर्म है कि ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे में हमेशा आते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।